हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में और जहां हम बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। मेरा आपसे सवाल है कि आपको पता है थीटू आइलैंड कहां पर है? क्या आपको पता है कि श्रीलंका में कहां पर इंडिया एक मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है? अगर नहीं तो इस वीडियो को खत्म होने तक आप ये सब जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। और आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप टॉपिक पढ़ें, इस मैप पे जो आपको दिख रहे हैं दोबारा आए और उन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करें जिनकी बात हो रही है, ताकि आपको लोकेशंस हमेशा के लिए याद हो जाए। इसके अलावा आपको जब एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करें तो उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि अगर गलत होता है तो आप बाद में आके इसको रेक्टिफाई कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और पहले मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज नैना तीवू? नैना तीवू एक आइलैंड है जो कि पाक स्टेट पे लोकेटेड है। सिग्निफिकेंट है हिंदूज और बुद्धिस्ट दोनों के लिए। इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड नीदर वन एंड टू। नैना तीवू कहाँ पर लोकेटेड है ये बताइए मुझे आप। श्रीलंका अक्सर न्यूज में है, कहाँ वहां है क्या? फिर दूसरा, समुद्र लक्ष्मण असल में किन दे देशों के बीच की एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है? इंडिया ऑब्वियसली, लेकिन और कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, श्रीलंका, कौन है? आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। नहीं पता, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा। कुछ आइलैंड्स लगातार न्यूज में है, एगलिगा, हवाई, थीटू, डिगो ग्लेशियर, कहाँ है, किस वाटर बॉडी के साथ एसोसिएटेड है? कि आपको आंसर पता है? तो ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री या ऑल फोर, आप बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में। और चलिए अब जानते हैं इनके आंसर्स और डिटेल में जानते हैं जो चीजें न्यूज में है उनके बारे में। सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि विश्वास दिवस जो मनाया गया पुलिस वालों की तरफ से, वहां आपको कई ऑफर्स मिले और ये ऑफर्स 10 मार्च तक अवेलेबल है। आप संकल्प, प्रहार, प्रारंभ और टाइटन को बहुत ही मिनिमम रेट में एक्सेस कर सकते हैं। संकल्प केवल 9,999, प्रहार 2.0 केवल 699 और प्रारंभ 2026 केवल 29,999 में आपके लिए उपलब्ध है। टाइटन 2.0 केवल 9,999 में उपलब्ध है। और ये सारे ऑफर्स 10 मार्च तक अवेलेबल हैं। तो जल्दी से चाहिए, और जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन लिंक मिल जाए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिले, वहां से जाकर आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गई विश्वास दिवस की बात। जल्दी इसका फायदा उठाइए, अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाइए। अब आते हैं मुद्दे पे, श्रीलंका। श्रीलंका को जब हम देखते हैं तो ऐसा मैप देखते हैं, लेकिन श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट असल में वो इलाका था जहां पर एलटीटी का बहुत प्रभुत्व था, जो टाइगर लिबरेशन फोर्स थी श्रीलंका की वो। तो ये इलाका, नॉर्दर्न जो इलाका था, इस पर एलटीटी का मैक्सिमम कंट्रोल था। इसलिए जो आप बड़े शहर श्रीलंका के देखोगे जहाँ क्रिकेट मैचेस भी होते थे, कोलंबो, गोल का बीच, हम्बनटोटा, वो सारे आपको सदर्न इलाके में दिखेंगे। ये रहा कोलंबो, ये रहा गोल, ये रहा हम्बनटोटा, जहाँ पर चाइना ने बड़ा सा अपना प्रोजेक्ट भी बना दिया। गोल जो एक बहुत खूबसूरत बीच है, कोलंबो जो इनकी कैपिटल है, और कैंडी अगेन एक बड़ा शहर। ये मोस्टली सब सदर्न इलाके में ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट का कंट्रोल था और ऊपर एलटीटी का कंट्रोल था। और खासतौर पे जाफना पेनिनसुला जो ऊपरी इलाका है पाक स्ट्रेट के पास, यहाँ तो मुख्य रूप से तमिल स्पीकर्स थे, वो रहा करते थे। और श्रीलंका का पूरा विवाद है तमिल स्पीकर्स और सिंहली स्पीकर्स के बीच का। जो सिंहली बोलने वाले थे, उन्होंने तमिलियंस को उनकी लैंग्वेज पढ़ने में और उसको उसमें उस भाषा का इस्तेमाल करने से रोकने की बहुत कोशिश की, और इवेंचुअली वही चीज बढ़ी और श्रीलंका का एक सिविल वॉर उन्हें देखने को मिला। नॉर्दर्न रीजन ऐसा था जिसको हमेशा आप कहो तो श्रीलंका की गवर्नमेंट भी, जो कि सिंहली मेजॉरिटी है वहां पर बोलने वालों की, वो उनके लिए जरा प्रोजेक्ट नहीं लाते थे, उनको जरा पुश नहीं करते, तो उनकी हालत बहुत खराब थी। और इंडिया लगातार उनके साथ कोलैबोरेट करता आया है। तो उस जगह आप कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन देखें ना, तो ऊपर जाफना का इलाका है, ये रहा मन्नार का आपको इलाका दिख रहा है, आइलैंड। लेकिन इनके बीच में कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। उनमें से एक आइलैंड पर इंडिया ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साइन किया श्रीलंका के साथ, वो है नैना तीवू। नैना तीवू एक ऐसी लोकेशन है जो बुद्धिस्ट के लिए और हिंदूज के लिए बहुत रेलेवेंट है। इसके अलावा एक और डेल्फ्ट, नैनदुन तीवू, ये भी वो इलाके हैं जहां पर इंडिया ने एक रिन्यूएबल प्रोजेक्ट शुरू किया, एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, जो नेंदु तीवू है, नैना तीवू है और अनालय तीवू है। जाफना पेनिनसुला के पास जो आइलैंड है उनके ऊपर ये प्रोजेक्ट कर रहा है इंडिया। नैना तीवू को नागा द्वीप के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध एक बार यहाँ आए थे, जब उनको बोधिसत्व प्राप्त हुआ तो श्रीलंका आए, नागा राजाओं के बीच में विवाद चल रहा था, तो वहां पर आके उन्होंने वहां आए थे। तो वहां एक लोकेशन है नागादीप विहार, इस जगह, इसलिए इस जगह को नागादीप आइलैंड भी कहते हैं, नैना तीवू भी कहते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मंदिर भी है, हिंदू टेम्पल, जिसे नागापुषणी अम्मान टेम्पल कहते हैं। यहाँ पर एक स्तूपा बनाया गया था, गौतम बुद्ध की स्टैचू भी रखी गई थी। तो ये इलाका बुद्धिस्ट और हिंदूज दोनों के लिए बहुत रेलिवेंट है। और यहाँ पर इंडिया ने एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम भी इंस्टॉल करने की बात की, जिससे इस इलाके को बहुत फायदा होगा। अब नॉर्दर्न श्रीलंका में अक्सर जो लोग हैं वो
तमिल स्पीकर्स हैं, इंडियन के तमिलनाडु से उनका पुराना संबंध रहा है, तो इंडिया यहाँ पर एक बेहतर डेवलपमेंट भी पुश करना चाहता है। जबकि श्रीलंका ने चाइना को फंसाया हुआ है हम्बन टोटा में, जहाँ उनका ऑलमोस्ट कब्जा हो चुका है। तो इंडिया श्रीलंका को वार्ड ऑफ करने के लिए भी यहाँ और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। श्रीलंका की हालत बहुत खराब थी अर्थव्यवस्था की, भारत ने लोन्स दिए ताकि इन्हें IMF से और भी लोन्स मिल पाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट, जो आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा जो इंडिया एयरपोर्ट बिल्ड कर रहा है या इंडिया प्रोजेक्ट यहाँ पे रन कर रहा है, वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, जो हम कवर कर ही रहे हैं। और कोशिश करेंगे जब हम कंपाइलेशन करें तो एक एक कंट्री की डिटेल आपको प्रोजेक्ट्स सारे पता लग जाए। अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई नागादीप आइलैंड कहाँ है, नैनातीवू कहाँ है, क्यों न्यूज़ में है। और ये रहा वो टेम्पल, जिस टेम्पल का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है नागा पोशानी अम्बान टेम्पल। नागा पोशानी अम्बान टेम्पल कहाँ पर है, तो नैनातीवू में। नैनातीवू कहाँ है, जाफना के पास इन श्रीलंका, याद रखना है आपको। अब बात आते हैं समुद्र लक्ष्मण के ऊपर। समुद्र लक्ष्मण असल में एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है। विशाखापट्टनम के कोस्ट के पास इस बार ये एक्सरसाइज हुई है। इसके अलावा जैसे इब्समर है, सिम्बेक्स है, स्लिनेक्स है, इंडिया श्रीलंका, इंडिया सिंगापुर, या जो इस बार समर है, ये तो असल में इंडिया श्रीलंका, इंडिया साउथ अफ्रीका, ब्राजील के बीच में होता है। इसका फायदा क्या होता है, इससे दोनों देशों की नेवीज के बीच में इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ती है। यानी वो एक ही सिस्टम, देखो हर देश अपना अलग सिस्टम रन करता है, तो जब दो नेवी साथ आती हैं तो उन्हें पता लगता है कैसे हम मिल के कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंटर ऑपरेबिलिटी का सिंपल एग्जांपल है, आपका बैंक अकाउंट कोई भी हो, लेकिन आप UPI तो यूज कर ही सकते हैं ना, पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट इंटर ऑपरेबल है बैंक अकाउंट थ्रू द Paytm या UPI पोर्टल। उसी तरह कोशिश की जाती है दोनों देशों के बीच में, जब ज़्यादा एक्सरसाइजेज होती है कि भाई एक दूसरे के सिस्टम को ऑपरेट करना हम सीखे, तभी कभी अगर हमें साथ में प्रोजेक्ट करना है, कोई लड़ाई लड़नी है, तो हम वहाँ पर कोलैबोरेट कर पाए। इसलिए बहुत रेलेवेंट होता है देशों के लिए ऐसे जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट करना। ठीक है, ये हम समझ रहे हैं कि इसकी बात करें समुद्र लक्ष्मण की। अब ये मलेशिया है जिसके साथ हमारा समुद्र लक्ष्मण इनिशिएटिव है, नीचे इंडोनेशिया है हाल में, लेकिन मलेशिया के साथ भारत के संबंध थोड़े खराब हुए। क्यों? क्योंकि जब महातिर मोहम्मद वहाँ के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कश्मीर को लेकर कुछ बयान दिए और पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ काफ़ी करीब होते दिखे। और भारत ने इसके बदले में मलेशिया से डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली अपने पाम ऑयल का इंपोर्ट कम कर दिया था और इंडोनेशिया के साथ बढ़ा दिया था। पाम ऑयल के की एक्सपोर्टर दुनिया में कोई है तो मलेशिया और इंडोनेशिया है, बहुत निर्भर करते हैं इसके ऊपर। अब लेकिन हालांकि भारत ने फिर संबंध नॉर्मलाइज करने की कोशिश स्टार्ट कर दी है। मलेशिया स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है, जो है साउथ चाइना सी, जहाँ विवाद है चाइना का बाकी सभी देशों के साथ। याद रखिए नाम, और क्यों विवाद है इस पर भी आएंगे, लेकिन इससे पहले एक और देश जो उसको हमने कवर किया, जहाँ इंडिया अगेन एक आइलैंड पे अपने एयर स्ट्रिप को अपडेट कर रहा है, वो देश है मॉरिशस। इंडियन ओशन में रहने वाला एक छोटी सी आइलैंड कंट्री मॉरिशस, मेडागास्कर के बिल्कुल करीब दिखेगी आपको, जो बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। याद देखिए ये रेड सी है, यहाँ पर है बाबल मंदीप, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंदीप, जहाँ के आसपास यमन के रीजन में हौती रिबल्स ने लगातार अपने हमले जारी कर रखे हैं। हौतीज जो यमन में बैठे हुए हैं, ये इस रीजन में हमले करते हैं, इसलिए जो यहाँ से शिप्स गुजर रहे हैं वो गुजर नहीं पाते। तो ये जो स्वेज कनाल यहाँ है, इसका जो नॉर्मल रूट होता है, अगर किसी देश को व्यापार करना है तो अपने शिप्स वो मेडिटेरेनियन सी से होते हुए, स्वेज कनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए यहाँ इंडिया, चाइना, जापान भेज देगा। लेकिन यहाँ पर जब हमले हो रहे हैं तो ये रास्ता नहीं ले सकते, नीचे घूम के आना पड़ता है। और ये रास्ता है, यहाँ जो इलाका है उसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। तो जो मॉरिशस है वो केप ऑफ गुड होप और बाबल मंदीप की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है इसके बहुत करीब है, इसलिए भारत के साथ यहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस होना भारत का फायदे का सौदा है। प्लस यहाँ जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के लोगों का है, जिनको कभी लेबर की तरह भेजा गया, फिर आइलैंड्स पे काम करने के लिए, आज वो वहाँ बस गए, और एक बड़ी संख्या उन देश में इंडिया की है। तो इंडिया के जो निवासी है वहाँ वो इंडियन हेरिटेज के हैं। मॉरिशस एक बहुत खूबसूरत जगह है घूमने के लिए भी, मालदीव थोड़ी दूरी पर है। तो यहाँ पर इंडिया जो पुश कर रहा है, एग्जाम्पल ये भी है कि भारत का एक इनिशिएटिव है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसके तहत भारत सी पैरिसी को कम करना, बेहतर इकोनॉमिक एडवांटेज बनाना, सबके लिए उसकी कोशिश कर रही है। उसी के तहत भारत ने यहाँ पर काम किया। और कौन सी जगह नाम है जहाँ हो रहा है ये, आगा लेगा कि एयर स्ट्रिप को इंडिया ने अपडेट किया है और एक जेटी की भी शुरुआत की है, जिससे कि जो मॉरिशियन लोग हैं उनको और फायदा होगा और वो और बेहतर तरीके से व्यापार और आय की ओर देख पाएंगे। तो असल में 2000 नॉटिकल माइल्स दूर है ये इंडिया से, लेकिन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये इसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। हमने एक पहले वीडियो में कवर किया। मुझे बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कौन सी कंट्रीज हैं, क्या नाम है उनके? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्या सीड से कोई संबंध है उनका?
कुछ कंट्रीज यहाँ, क्या वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास होने की वजह से अगर आपको इस रेड सी को सिक्योर करना है, यहाँ सी पायरेसी ना हो, आपकी शिप्स इजीली मूव कर पाए, तो उसका फायदा वहाँ होता है। इसलिए आसपास कई सारी कंट्रीज ने अपने अलग अलग आइलैंड के ऊपर कब्जा जमा के रखा हुआ, चाहे फ्रांस हो चाहे यूके हो। तो देखिए यही बात है, क्या फायदा होगा? मैरीटाइम डिप्लोमेसी में फायदा होगा इंडिया का, जो इंडिया को एक प्रेफर्ड पार्टनर की तरह देखा जाने लग जाएगा कि भारत चाइना की तरह आकर हमारे देश पे कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि बेहतर तरीके से डेवलपमेंट को पुश करना चाहता है। तो सेंट जेम्स जेटी और नया एयर स्ट्रिप कहाँ हो रहा है? अगलीगा की जगह पे जो है, अगलीगा आइलैंड कहाँ है? मॉरिशस में। नावतीवू कहाँ था? तो श्रीलंका में, जाफना के पास। अब बात आती है थीटू आइलैंड की। यह आइलैंड असल में साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। जब भी कोई चीज़ हमें दिखती है साउथ चाइना सी के साथ जुड़ी हुई, हमें पता होता है कि इस जगह पे जरूर चाइना ने क्लेम किया होगा। लेकिन थीटू एक ऐसा छोटा सा रॉक आइलैंड है जिसके ऊपर फिलीपींस का कब्जा है। फिलीपींस ने वहां पर और अपने पेट्रोल व्हीकल्स बढ़ा दिए हैं, एयर स्ट्रिप्स को डेवलप कर लिया है, और यहाँ तक बोला है कि हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर यहाँ पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेंगे, चक्कर काटेंगे, ताकि चाइना हम पर दबाव ना बना पाए। चाइना का कहना है भाई ऐसा किया तो हमारे खिलाफ होगा ही, हम देख लेंगे फिर। तो इसलिए थीटू आइलैंड नाम से भी जरूरी है। पिछले साल दिसंबर में भी न्यूज़ में था। कहाँ पर है? स्पार्टली आइलैंड के पास एक छोटा सा रॉक आइलैंड जिसके ऊपर अभी फिलीपींस का कब्जा है। 1974 से चलने फिलीपींस ने यहाँ कब्जा जमा के रखा हुआ है, और चाइना को अब पेट में दर्द इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्हें कहना है कि वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को शायद साथ लेके ना आ जाए। तो इसलिए चाइना और फिलीपींस का डिस्प्यूट जो है वो कहाँ है? साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में ही हमारा थीटू आइलैंड स्पार्टली आइलैंड के बिल्कुल करीब है। अब देखिए इस तरह से डेवलपमेंट यहाँ की जा रही है इस इलाके में, एयर स्ट्रिप बनाना, ताकि फिलीपींस वहाँ से ऑपरेट कर पाए और साउथ चाइना सी को सिक्योर कर पाए। साउथ चाइना सी के पूरे इलाके को चाइना क्लेम करता है और कहता है ये हमारा हिस्सा है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने इस आइलैंड पे कब्जा कर लिया तो इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई भी खनिज पदार्थ रिसोर्स निकलता है तो वो आपका हो जाएगा। इसे कहते हैं कोई भी, जहां इंडिया के से ना चाइना का यहाँ कोस्ट लाइन खत्म हो गया, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक का इलाका समुद्र के अंदर भी, जमीन के अंदर कुछ मिलता है तो आपका हिस्सा होता है। तो अगर ये आइलैंड भी श्रीलंका या फिर चाइना का हो जाए, श्रीलंका का हो जाए, तो उसके 200 नॉटिकल माइल तक उनको अधिकार मिलेगा कि वहाँ एक्सप्लोर कर पाए चीज़ों को। इसलिए विवाद की स्थिति रहती है चीज़ों पे कंट्रोल बनाने के लिए। और प्लस शायद चाइना सी में बहुत सारा फिशिंग होता है, रिसोर्सेज है, शिप्स मूव होते हैं, तो उससे चाइना को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। इसलिए वो चाहता है कि पूरे इलाके पे कब्जा कर ले। वहाँ स्पार्टी आइलैंड के पास जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है थीटू आइलैंड है, जिसके ऊपर अभी फिलीपींस का कब्जा है। इसलिए वो थोड़ा सतर्क रहता है कि कहीं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नेवी को सही में ना बुला ले वो साथ में पेट्रोलिंग करने के लिए, तो हमारी दबदबा हमारा कम हो जाएगा। तो साउथ चाइना सी का जो कॉम्पिटिशन है उससे जुड़ा हुआ है थीटू आइलैंड, जो ये भी दिखाता है कैसे इंडिया फिलीपींस के साथ संबंध और डेवलप करना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल की सेल हो या और डिफेंस इंडिया एक्सपेंडिचर और पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है, वो दिखाता है इसी ओर की बात कैसे संबंध डेवलप करना चाहता है। अब बात आता है गिनी वर्म डिजीज के बारे में। कई देशों ने गिनी वर्म डिजीज पे अच्छा खासा कब्जा कर लिया है और कंट्रोल करते हुए उसे बाहर फेंक दिया है। गिनी वर्म डिजीज असल में पैरों के थ्रू आपके ना कीड़े निकलने लगते थे, इस तरह की बीमारी हुआ करती थी। तो बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थी, लेकिन अब साउथ सुडान और माली जैसे देशों ने इसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया, लेकिन अभी तक चैड और सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक में ये खड़ा है। नाम ये है जो देश बने वो कहाँ है, ये रहा माली, या साउथ सुडान, ये रहा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये देश कहाँ लोकेटेड है? माली और साउथ सुडान में क्या कॉमनैलिटी है? क्या कुछ है भी? क्या रीजन है? क्या ये सहेल का पार्ट है? क्या ये सवाना का पार्ट है? क्या ये सहारा का पार्ट है? तो क्या है भाई ये चीज़? तो देखिए अफ्रीका को ना हम इस तरह से बांटते हैं, जो ऊपर का इलाका है इसे हम कहते हैं सहारा डेजर्ट, जहाँ फैला हुआ इसे कहते हैं सहारा वाली कंट्रीज है, सहारा कंट्रीज जहाँ पे डेजर्ट है। इसके बाद नीचे सवाना के ग्रासलैंड स्टार्ट होते हैं, जहाँ आपको चीता जैसे जानवर देखने को मिलते हैं। तो उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन वाली कंट्री है, जहाँ ना पूरी तरह डेजर्ट है ना ही पूरी तरह सवाना के ग्रासलैंड्स हैं, सेमी एरिड रीजन, उसके बीच का हिस्सा कहलाता है सहेल का रीजन। तो ये डिवीजन किस कॉन्टिनेंट पर है? अफ्रीका में। कौन सी कंट्री सहेल रीजन में, आपको याद होनी चाहिए। कौन सी कंट्री सहारा का पार्ट है, वो आपको याद होनी चाहिए, बहुत रेलेवेंट है। तो कहाँ सिचुएटेड है वहाँ पर, और कहाँ से भी उन्मूलन एक तरह से हो गया है गिनी वर्म डिजीज का, वो है साउथ सुडान और माली, जहाँ अब लगभग क्लैरिटी के साथ खत्म हो जाएगा। तो बात ये है क्या, ये तो ऐसे पैरों से कीड़े निकलने लगते हैं। इसमें होता ही है कि जब आप दूषित पानी पीते हैं जिसके अंदर कोई लार्वा होता है कोपेपोड्स का, तो वो आपके इंटेस्टाइन में जाके अंडे देने लगता है और कीड़े बड़े होने लगते हैं। फिर वो वहाँ से आपके पैरों तक पहुँचते हैं और उसको फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं, और जो कीड़े फर्टिलाइज करते हैं
उनसे एग्स निकलते हैं, वो एग्स पानी में देते हैं, वहाँ फिर वो फर्टिलाइज होंगे और इन्फेक्शन होगा, लार्वा निकलेगा, लार्वे से और बड़े बड़े लावास बनेंगे, वो कॉपी पॉट्स उसको यूज़ करेंगे, फिर वो पानी में जाएंगे, पानी फिर दूषित होगा, फिर उसका सेवन करेंगे, फिर आपके साथ आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे और वो कीड़े आपके इंटेस्टाइन में पैदा होने लग जाएंगे। तो इंसान को कमज़ोर, बीमार और इन्फेक्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण है ये। तो इसको अब कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट था, उसको करने में कामयाब भी हो गए। कहाँ कंट्रोल हुआ ये? साउथ सुडान, माली के आसपास, जहाँ विवाद भी बहुत सारे अलग अलग रहते हैं। अगला आर्टिकल बात करेंगे एक ऐसे इलाके की जहाँ पर पानी बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक नई लेक बनती दिख रही है। वो लेक कहाँ बन रही है? बैड वाटर बेसिन में। बैड वाटर बेसिन, अब सवाल ये है बैड वाटर बेसिन है कहाँ पर? तो असल में ये है डेथ वैली में। तो याद रखिए डेथ वैली कहाँ है? यूएसए में, वहाँ पर है बैड वाटर बेसिन, जहाँ पर एक नई लेक बन के उभर आई है। ये बस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको नाम याद रहे कि डेथ वैली कहाँ है और कहाँ पर आपका अभी जो हम देख रहे हैं एक नया लेक बनता दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ आपको ग्रेट लेक्स कुछ दिख रही हैं, ये हमने एक बहुत डिटेल में किया था। यूरॉन लेक, कौन कौन सी लेक है? लेक विक्टोरिया है क्या इनमें से कोई? मुझे बताइए यहाँ पर कौन सी 3 इंपॉर्टेंट ग्रेट लेक्स हैं या 5 इंपॉर्टेंट ग्रेट लेक्स हैं जो जो कनाडा और अमेरिका के बीच में। अगर आपने इनिशिएटिव अच्छे से फॉलो किया तो आपको याद होगा इसको, इसके बारे में बताइए मुझे। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं बेल्जियम के बारे में, जिसने बोला है कि अब अगर आप इकोसाइड करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। अब इकोसाइड क्या होता है भाई? सुसाइड सुना है, अपनी हत्या कर लेना। इकोसाइड मतलब जब आप जानबूझ के कोई ऐसा काम करते हैं जिससे प्रकृति को बहुत घोर नुकसान पहुंचता है, लॉन्ग टर्म डैमेज हो, और आप फिर भी वो काम करें, उसे कहते हैं इकोसाइड। तो अब अगर कोई इकोसाइड करता है तो उसको बेल्जियम में क्राइम की तरह देखा जाता है, इंटरनेशनल क्राइम भी और लोकल क्राइम भी। तो ये एक बड़ी पहल की है किस बेल्जियम ने, और बेल्जियम में ही जो ब्रसेल्स है वहाँ पर ईयू का ऑफिस होता है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट खूबसूरत कंट्री है। इकोसाइड क्या है आपको पता लग गया। अगर आप इंटेंशनली कोई ऐसा एक्शन लें जिसका लॉन्ग टर्म प्रभाव हो, लॉन्ग टर्म नुकसान हो प्रकृति को, एनवायरनमेंट को, तो आप कहा जाएगा आप इकोसाइड कर रहे हैं। तो वो क्राइम की तरह देखा जा रहा है कहाँ? बेल्जियम में। याद रखिए इंटेंशनली, जानबूझ के, नॉलेज होते हुए आपने वो काम किया है, अनजाने में नहीं। ये है बेल्जियम। अब देखिए जर्मनी और फ्रांस के बीच में फंसा रहता था ये, जब भी वर्ल्ड वॉर होती थी कोई हमला करके इसके ऊपर कब्जा कर लेता था, तो बीच में फंसी हुई कंट्री है ये। ये रहा इंग्लिश चैनल, जिसके बाद आपको यहाँ यूके है, और ये कॉन्टिनेंटल यूरोप इसे कहते हैं, जहाँ फ्रांस, जर्मनी और ऐसे देश हैं, यहाँ बीच में बेल्जियम है। तो बेल्जियम की लोकेशन याद रखिए, बहुत रेलेवेंट है। बाकी जो हमने नाम याद किया आज वो सारे आपको पता होने इंपॉर्टेंट है। अब एक नाम इसमें और जुड़ जाता है, पंचेश्वर प्रोजेक्ट। पंचेश्वर प्रोजेक्ट असल में महाकाली रिवर के ऊपर एक जॉइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इंडिया और नेपाल का, जिसके तहत ये दो देश पानी कंट्रोल करना, फ्लड को रोकना, बिजली उत्पादन की बात करते थे। तो यहाँ बात ये हुई जब महाकाली ट्रीटी हुई कि भाई एक हम पंचेश्वर प्रोजेक्ट करेंगे जिसके तहत लगभग 6480 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी, जिसमें दोनों को बराबरी से दिया जाएगा ये। और फिर इरिगेशन का पानी दिया जाएगा, जहाँ 1,30,000 हेक्टेयर के लिए पानी नेपाल को मिलेगा और 2,40,000 हेक्टेयर के लिए पानी इंडिया को मिलेगा। और यहीं पर बात आगे फंस गई है। एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट, पंचेश्वर प्रोजेक्ट, जो इंडिया नेपाल के बीच में है। एक मेन डैम, पंचेश्वर डैम बनना है महाकाली के ऊपर, जिसे शारदा रिवर भी इंडिया में कहते हैं। 2.5 किलोमीटर का इलाका है ये। लेकिन विवाद ये है कि ऐसा कहना है नेपाल का कि ये बनने के बाद भारत को ज़्यादा फायदा हो जाएगा और हमारे इलाके में कम पानी दिया जाएगा, इसलिए हम इसको लेके वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। रिसेंटली नेपाल और इंडिया के बीच में बात भी हुई, लेकिन पंचेश्वर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। तो पंचेश्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि हाइड्रो पावर, इरीगेशन, फ्लड कंट्रोल के ऊपर काम करता है। लेकिन क्योंकि पानी को लेकर और कितना पानी किसको मिलेगा इरीगेशन के लिए, इसको लेकर विवाद है, तो ये मामला अटका पड़ा है। हालांकि दोनों ही देशों में भारत के लिए मान लो 7,500 से भी ज़्यादा हेक्टेयर जमीन जो है पानी के अंदर डूब जाएगी, कंपेयर टू नेपाल जहाँ 4,000 हेक्टेयर ही डूबेगी। फिर भी नेपाल भारत के साथ कोलैबोरेशन से पीछे हट रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही। इसके पीछे रीज़न ये है कि चाइना की एंट्री हो चुकी है नेपाल में, जो उनको और ज़्यादा लॉलीपॉप्स दिखा रहा है कि भाई ये कर दो, वो कर दो, बहका में मिला रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है इंडिया उसको बहुत अच्छे से हैंडल करना। आपके लिए काम चीज़ ये है प्रेजेंट्स के लिए कि पंचेश्वर प्रोजेक्ट कहाँ है, किस नदी के ऊपर है, क्यों रेलेवेंट है, किस इलाके में, किन देशों के बीच में है। आई होप कि क्लियर आपको हो गया होगा। तो अगर आप ऐसे और पीडीएफ कंटेंट चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, PW Only AS के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे। आप बस को स्कैन करके पहुँच सकते हैं या फिर इसके थ्रू पहुँच सकते हैं। हम आते हैं पॉइंट पर, क्या आपने मैप रिवाइज किया? क्या आपको पता है लोकेशंस कौन कौन सी है जिन लोकेशंस को आपको मार्क करना है? श्रीलंका का कहाँ नॉर्दर्न रीजन है, कहाँ जाफना है,
कौन सी जगहों की हमने बात की, मॉरिशस कहाँ है, कौन सा प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर हो रहा है, किसने इकोसाइड को एज अ क्राइम शुरू कर दिया है, कहाँ वो देश लोकेटेड है, ये सब आपको इस मैप में आइडेंटिफाई करना है ताकि उनकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए। तो ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे।